1947 से पहले भारत एक ऐसा राष्ट्र था जिसकी सभ्यता हजारों साल पुरानी थी। आधुनिक यूरोप के विकास से बहुत पहले भारत में शहर थे। प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय भी थे। भारत के अपने व्यापार मार्ग थे जो दुनिया के अन्य हिस्सों से जुड़े थे। यहाँ कई शक्तिशाली साम्राज्य भी थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। इसलिए 1947 से पहले भारत एक समृद्ध और विकसित सभ्यता थी। प्राचीन काल में भारत आर्थिक रूप से शक्तिशाली और सांस्कृतिक रूप से उन्नत था। विभिन्न समयों पर मौर्य, गुप्त, चोल जैसे साम्राज्यों ने विभिन्न क्षेत्रों पर शासन किया। विजयनगर और दिल्ली सल्तनत ने भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल साम्राज्य ने भी भारत के विभिन्न हिस्सों पर शासन किया। भारतीय समाज ऐतिहासिक रूप से काफी हद तक आत्मनिर्भर था। गांव अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करते थे। वस्त्रों का उत्पादन भी स्थानीय स्तर पर किया जाता था। गांव के लोग अपने उपकरणों का निर्माण भी स्वयं करते थे। भारतीय कारीगर सूती वस्त्रों के निर्माण में कुशल थे। रेशम, धातु और आभूषणों के लिए भी भारतीय कारीगर विश्व प्रसिद्ध थे। प्राचीन काल से भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा है। भारतीय व्यापारी मध्य पूर्व के देशों के साथ व्यापार करते थे। अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया भी भारतीय व्यापार मार्गों से जुड़े थे। भारतीय व्यापारी यूरोप को विभिन्न प्रकार के सामान निर्यात करते थे। 1700 के दशक तक भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग एक चौथाई योगदान था। यह भारत की व्यापारिक शक्ति और आर्थिक महत्व को दर्शाता है। 1498 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारतीय तट पर पहुंचे। यह घटना भारत और यूरोप के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत थी। वास्को डी गामा की यात्रा ने भारत में यूरोपीय भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया। इस खोज ने भारत के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए नए रास्ते खोले। पुर्तगालियों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। इसने भारत के इतिहास और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। अगली शताब्दी में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश सभी व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इनमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार में सबसे सफल साबित हुई। यह सफलता विभिन्न कारकों के संयोजन के कारण थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अन्य कंपनियों को पछाड़ दिया। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संगठन के रूप में स्थापित हुई थी, न कि एक सरकारी इकाई के रूप में। कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय शासकों के साथ व्यापार करना था। इसने भारत में व्यापारिक चौकियां स्थापित करने के लिए स्थानीय शासकों से अनुमति मांगी। इन व्यापारिक चौकियों को कारखानों के रूप में भी जाना जाता था, जहां माल का उत्पादन और भंडारण किया जाता था। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के साथ कंपनी धीरे धीरे व्यापार से राजनीति में चली गई। कंपनी का ध्यान व्यापार से बदलकर राजनीतिक नियंत्रण पर केंद्रित हो गया। 1757 में प्लासी की लड़ाई एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस लड़ाई ने कंपनी को भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी शक्ति स्थापित करने में मदद की। प्लासी की लड़ाई के बाद कंपनी का राजनीतिक प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। प्लासी का युद्ध विश्वासघात और रिश्वतखोरी के माध्यम से लड़ा गया था। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को हराया। इस जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कर वसूलने का अधिकार दिया। कंपनी को बड़े क्षेत्रों को नियंत्रित करने की अनुमति मिली। समय के साथ कंपनी ने विस्तार के लिए कई रणनीतियों का उपयोग किया। इनमें सैन्य शक्ति का उपयोग एक महत्वपूर्ण रणनीति थी। राजनीतिक हेरफेर भी कंपनी की विस्तार रणनीति का एक हिस्सा था। फूट डालो और शासन करो की नीति का भी कंपनी ने उपयोग किया। इन रणनीतियों का उपयोग करके कंपनी ने अपने क्षेत्र और प्रभाव को बढ़ाया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय शासकों ने अपना अधिकार खो दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने धन प्राप्त किया, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ी। भारतीय किसानों पर भारी कर लगाए गए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। ब्रिटिश कारखाने के सामानों से बाजार में बाढ़ आ जाने से पारंपरिक भारतीय उद्योग ध्वस्त हो गए। भारत की अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश हितों को साधने के लिए पुनर्गठित किया गया। कंपनी के शासन के दौरान भारतीयों को व्यापक स्तर पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
आर्थिक नीतियों का उद्देश्य भारत से धन का दोहन करना था। स्थानीय उद्योगों को दबा दिया गया, जिससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी। इस पुनर्गठन का भारतीयों के जीवन पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। किसानों को भोजन फसलों के बजाय नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया। नकदी फसलों पर ध्यान केंद्रित करने से खाद्य उत्पादन में कमी आई। खाद्य उत्पादन में कमी के कारण भोजन की कमी हो गई। भोजन की कमी के कारण अकाल आम हो गए। अकाल से व्यापक भूख और पीड़ा हुई। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों ने सेवा की। भारतीय सैनिकों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया। अनुचित व्यवहार के कारण सैनिकों में असंतोष था। इस व्यवहार ने भारतीय सैनिकों को निराश किया। नस्लीय भेदभाव खुला और क्रूर था। भारतीयों को शक्ति और निर्णय लेने से बाहर रखा गया। समाज में आक्रोश बढ़ता गया। यह भेदभाव समाज के ताने बाने को कमजोर कर रहा था। लोगों में समानता और न्याय की मांग उठने लगी। तनाव अंततः एक बड़े विद्रोह का कारण बना। 1857 में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह में भारतीय नागरिकों ने भी भाग लिया। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। यह विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1857 का विद्रोह उत्तरी भारत में फैल गया। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ था। विद्रोह में कई भारतीय शासकों और नेताओं ने भाग लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थीं। बहादुर शाह जफर, मुगल सम्राट, ने भी विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुंवर सिंह, बिहार के एक जमींदार, ने भी विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह एकता और संसाधनों की कमी के कारण विफल हो गया। इस विफलता के बावजूद विद्रोह ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। अंग्रेजों को एहसास हुआ कि वे अब कंपनी के माध्यम से शासन नहीं कर सकते। विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की कमजोरियों को उजागर किया। इसने भविष्य के आंदोलनों के लिए एक मिसाल कायम की। 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया। यह नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित हो गया। इस प्रत्यक्ष शासन की अवधि को ब्रिटिश राज के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश राज ने भारतीय प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज में गहरे बदलाव लाए। इस काल में भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक अभिन्न अंग बन गया। ब्रिटिश राज ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। अंग्रेजों ने प्रशासन, कानून और शिक्षा का पुनर्गठन किया। यह पुनर्गठन ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए किया गया था। रेलवे का निर्माण ब्रिटिश व्यापार और सैन्य आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था। आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास भी ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखकर किया गया था। इसलिए सुधारों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हितों की सेवा करना था। भारत में बार बार अकाल आए, जिससे लाखों लोगों की मौत हुई। इन अकालों ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। शिक्षा ने एक नया मध्यम वर्ग बनाया। इस मध्यम वर्ग ने औपनिवेशिक शासन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। 1885 में शिक्षित भारतीयों ने मिलकर एक संगठन बनाया। इस संगठन का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। शुरुआती दौर में कांग्रेस के नेताओं ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की। उनका मुख्य उद्देश्य सरकार से विभिन्न सुधारों की मांग करना था। ये सुधार भारतीय समाज और प्रशासन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए थे। इस प्रकार कांग्रेस की शुरुआत सुधारों की मांग के साथ हुई। राष्ट्रवाद धीरे धीरे मजबूत होता गया। आर्थिक शोषण ने लोगों में असंतोष पैदा किया। नस्लीय भेदभाव ने भी गुस्से को भड़का दिया। राजनीतिक अधिकारों की कमी ने असंतोष को और बढ़ाया। इन सभी कारकों ने मिलकर राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत किया। राष्ट्रवादी आंदोलन का उद्देश्य इन अन्यायपूर्ण स्थितियों को बदलना था। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। गांधी जी के आगमन ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को बदल दिया। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का परिचय दिया। गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक बन गए। गांधी जी ने अहिंसक प्रतिरोध शुरू किया। लाखों लोग आंदोलनों में शामिल हुए। असहयोग आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन का विरोध करना था। यह आंदोलन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आंदोलन था।
यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करना था। आंदोलन में लोगों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए करों और अन्य प्रतिबंधों का विरोध किया। इस आंदोलन के दौरान गांधीजी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया, जो नमक कानून के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुभाष चंद्र बोस एक प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इन क्रांतिकारियों ने भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। यह आंदोलन भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हो गया। ब्रिटेन की कमजोरी ने भारत की स्वतंत्रता की प्रक्रिया को तेज कर दिया। भारतीय नेताओं ने इस अवसर का लाभ उठाया और स्वतंत्रता के लिए दबाव बढ़ाया। अंततः भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया। 1947 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया। धार्मिक तनाव के कारण भारत का विभाजन हुआ। विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान नामक दो नए राष्ट्र बने। यह विभाजन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने इतिहास में सबसे बड़े प्रवासन में से एक को जन्म दिया। हिंसा में लाखों लोगों की जान चली गई। शरणार्थी शिविर विस्थापित आबादी के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। ये शिविर अक्सर बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहायता शरणार्थियों के जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत ने आखिरकार 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। यह स्वतंत्रता कई त्रासदियों और संघर्षों के बाद मिली। 1947 से पहले भारत ने बहुत नुकसान और प्रतिरोध देखा। इस दौरान लोगों ने साहस का परिचय दिया। यह दिन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता कभी दी नहीं जाती। स्वतंत्रता संघर्ष के माध्यम से अर्जित की जाती है। स्वतंत्रता बलिदान के माध्यम से अर्जित की जाती है। इसलिए स्वतंत्रता को महत्व देना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। इतिहास को समझने से हमें स्वतंत्रता का महत्व पता चलता है। स्वतंत्रता को महत्व देना आवश्यक है। हमें स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें स्वतंत्रता को संजोना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए। भारत में प्राचीन विश्वविद्यालयों की स्थापना ज्ञान और शिक्षा के महत्व को दर्शाती है। ये विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। इन विश्वविद्यालयों ने विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान की। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से पता चलता है कि उस समय ज्ञान को कितना महत्व दिया जाता था। ये विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति और ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। भारतीय कपड़ा उद्योग उत्कृष्टता का प्रतीक है। भारत में उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों का उत्पादन होता था। इन वस्त्रों की दुनिया भर में मांग थी। यह उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। भारतीय वस्त्र अपनी गुणवत्ता और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध थे। भारतीय धातु उद्योग उत्कृष्टता का प्रतीक है। भारत में उच्च गुणवत्ता वाली धातु का उत्पादन होता था। इस धातु की दुनिया भर में मांग थी। भारतीय धातु उद्योग ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उत्कृष्टता और गुणवत्ता के कारण यह उद्योग फला फूला। भारत धातु उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी था। भारतीय आभूषण उद्योग उत्कृष्टता का प्रतीक है। भारत में उच्च गुणवत्ता वाले आभूषणों का उत्पादन होता था। इन आभूषणों की मांग पूरी दुनिया में थी। यह उद्योग भारत की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूरोपीय व्यापारी भारत के साथ व्यापार करने के लिए उत्सुक थे। भारत में मसालों की प्रचुरता थी, जो यूरोप में अत्यधिक मूल्यवान थे। भारतीय वस्त्र भी यूरोपीय बाजारों में बहुत लोकप्रिय थे। भारत में अन्य विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी उपलब्ध थीं, जिनकी यूरोप में मांग थी। इन वस्तुओं की उपलब्धता ने यूरोपीय व्यापारियों को भारत की ओर आकर्षित किया। व्यापार के माध्यम से लाभ कमाने की संभावना ने उनकी रुचि को और बढ़ाया। ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा भारत में ब्रिटिश शासन का प्रतीक था।
यह झंडा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक प्रभाव को दर्शाता था। इस झंडे के माध्यम से कंपनी ने भारत पर अपना अधिकार जताया। यह झंडा ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का भी प्रतीक था। भारतीय इतिहास में इस झंडे का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय शासक ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए सहमत हुए। इस समझौते का मुख्य कारण आर्थिक लाभ की उम्मीद थी। शासकों को लगा कि कंपनी के साथ व्यापार से उनकी आय बढ़ेगी। यह समझौता भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को बढ़ाने में सहायक था। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय शासकों से अधिक रियायतें प्राप्त करने के लिए राजनीतिक हेरफेर का उपयोग किया। उन्होंने भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। उन्होंने शासकों के बीच फूट डालकर अपने प्रभाव को बढ़ाया। उन्होंने संधियों और समझौतों का उपयोग करके भारतीय शासकों को अपने अधीन किया। उन्होंने सैन्य शक्ति का उपयोग करके भारतीय शासकों को डराया। इस तरह ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय शासकों से अधिक रियायतें प्राप्त कीं। ब्रिटिश कारखानों ने बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन किया। इन सामानों ने भारतीय बाजारों में बाढ़ ला दी। भारतीय उद्योगों को इस प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारतीय किसानों को नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया। इस दबाव के कारण खाद्य उत्पादन में भारी कमी आई। खाद्य उत्पादन में कमी के कारण देश में अनाज की कमी हो गई। अनाज की कमी के कारण कई क्षेत्रों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसानों की मजबूरी और खाद्य उत्पादन में कमी से अकाल जैसी गंभीर समस्याएं हुईं। भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सेना में सेवा करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्हें अक्सर अनुचित और अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता था। इस व्यवहार ने भारतीय सैनिकों में असंतोष और आक्रोश को जन्म दिया। यह अन्यायपूर्ण व्यवहार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कारणों में से एक था। भारतीय समाज में नस्लीय भेदभाव एक व्यापक समस्या थी। इस भेदभाव के कारण भारतीय लोगों में गुस्सा और असंतोष था। नस्लीय भेदभाव ने सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया। यह भेदभाव भारतीयों के जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता था। 1857 के विद्रोह के नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बनाया। इन नेताओं ने अपनी वीरता और बलिदान से लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाया। उनके योगदान को भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। ब्रिटिश सेना ने 1857 के विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। विद्रोहियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए गए। ब्रिटिश सेना की प्रतिक्रिया में क्रूरता दिखाई गई। विद्रोह को दबाने में ब्रिटिश सेना ने कोई दया नहीं दिखाई। ब्रिटिश सेना ने विद्रोहियों को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। इस दमन ने ब्रिटिश शासन को और मजबूत किया। ब्रिटिश क्राउन ने भारत का सीधा नियंत्रण ले लिया। इस नियंत्रण के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। ब्रिटिश राज ने भारत में ब्रिटिश शासन की अवधि को चिह्नित किया। यह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। ब्रिटिश राज ने भारत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया। ब्रिटिश रेलवे का निर्माण ब्रिटिश हितों की सेवा के लिए किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश वाणिज्यिक और राजनीतिक हितों को बढ़ावा देना था। रेलवे ने भारत में परिवहन और संचार में सुधार किया। इससे माल और लोगों की आवाजाही में तेजी आई। रेलवे ने भारत के आंतरिक भागों तक पहुंच को आसान बनाया। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली को भारत में लागू किया गया। भारतीय छात्रों ने इस नई शिक्षा प्रणाली में भाग लिया। शिक्षा के माध्यम से छात्रों को पश्चिमी विचारों और दर्शनों का ज्ञान हुआ। इस ज्ञान ने उनमें राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत किया। छात्रों ने अपने देश के लिए स्वतंत्रता और समानता की मांग करना शुरू कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का नेतृत्व किया। इसने देश को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस ने विभिन्न आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया। इसके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का नेतृत्व किया। उन्होंने इस संघर्ष को अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से आगे बढ़ाया। अहिंसक प्रतिरोध का मतलब है बिना हिंसा के विरोध करना। गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी पाई। उनका योगदान भारत के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। असहयोग आंदोलन
ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रतिरोध था। यह आंदोलन भारत में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करना था। इसने भारतीय प्रतिरोध की भावना को मजबूत किया। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश कानूनों का अहिंसक विरोध था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करना था। आंदोलन में लोगों ने करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया। इसने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला और भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसने ब्रिटिश शासन से भारत छोड़ने की मांग की। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस आंदोलन ने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत को स्वतंत्रता के बाद एक नए युग में नेतृत्व किया। उनका कार्यकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। नेहरू ने भारत की विदेश नीति और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे भारतीय राजनीति के एक प्रमुख और प्रभावशाली व्यक्ति थे। सरदार पटेल ने भारत के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय रियासतों को भारत में मिलाने के लिए कठिन प्रयास किए। उनके नेतृत्व में कई रियासतें शांतिपूर्वक भारत में शामिल हो गईं। कुछ रियासतों को मिलाने के लिए उन्होंने कूटनीति और राजनीतिक कौशल का उपयोग किया। सरदार पटेल के प्रयासों ने भारत को एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र बनाने में मदद की। सुभाष चंद्र बोस भारत की स्वतंत्रता के लिए एक मजबूत समर्थक थे। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए बल का प्रयोग आवश्यक है। बोस का दृष्टिकोण स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भगत सिंह भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भगत सिंह ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह को 23 साल की उम्र में फांसी दी गई थी। उन्हें भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक माना जाता है। विभाजन के शरणार्थियों को भारी पीड़ा का सामना करना पड़ा। विभाजन के कारण लाखों लोग बेघर हो गए। शरणार्थियों को अपने घरों और संपत्तियों को छोड़ना पड़ा। उन्हें नए स्थानों पर जीवन शुरू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता दिवस समारोह भारत की स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं। यह दिन भारत के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली थी। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के लोग देशभक्ति के गाने गाते हैं। वे राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। वे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले नायकों को याद करते हैं। भारतीय ध्वज भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह देश की एकता और अखंडता को दर्शाता है। ध्वज में 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और ईमानदारी का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। आधुनिक भारत एक विकासशील राष्ट्र है। यह तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है। भारत में प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो रहा है। भारत एक समृद्ध संस्कृति वाला देश है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारतीय संसद भारत में लोकतंत्र का प्रतीक है। यह देश की विधायी शाखा है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। यह भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह विकास दर भारत को वैश्विक आर्थिक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास इस तीव्र विकास में योगदान करते हैं। सरकार की नीतियां और पहलें अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत की युवा आबादी और बढ़ता मध्यम वर्ग आर्थिक विकास के प्रमुख चालक हैं। भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी और समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। यह अपनी परंपराओं, मूल्यों और कला रूपों के लिए जानी जाती है। भारतीय संस्कृति में विविधता और एकता का अनूठा संगम है।
यह अपने आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों के लिए भी प्रसिद्ध है। भारतीय लोग अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में विभिन्न धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां हैं। इसके बावजूद भारतीय लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। यह विविधता में एकता भारत की एक अनूठी विशेषता है। भारत का भविष्य उज्जवल होने की उम्मीद है। आर्थिक विकास के लिए कई अवसर मौजूद हैं। युवा आबादी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तकनीकी उन्नति विकास को बढ़ावा देगी। शिक्षा और कौशल विकास महत्वपूर्ण है। सतत विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण हमें स्वतंत्रता के महत्व को याद दिलाता है। यह स्मरण हमें उन बलिदानों की याद दिलाता है जो स्वतंत्रता सेनानियों ने दिए। स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके बलिदानों के कारण ही आज हम स्वतंत्र हैं। हमें उनके बलिदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। भारत की विरासत दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। यह प्राचीन संस्कृति और आधुनिक प्रगति का मिश्रण है। भारत की विरासत में अनेक धर्म, भाषाएं और परंपराएं शामिल हैं। यह विविधता में एकता का प्रतीक है। भारत की एकता इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों का एक अनूठा मिश्रण है। यह विविधता ही भारत को इतना समृद्ध और जीवंत बनाती है। एकता में शक्ति होती है और भारत की एकता इसे मजबूत बनाती है। हमें अपनी एकता को बनाए रखना चाहिए और इसे और मजबूत बनाना चाहिए। एकजुट होकर भारत किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। भारत का भविष्य उज्जवल होने की उम्मीद है। यह वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। आर्थिक विकास के पथ पर भारत अग्रसर है। तकनीकी उन्नति और नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। युवा आबादी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।